एरर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यदि हम लोग किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट करना चाहते हैं तो उस क्वांटिटी का एक परफेक्ट मेजरमेंट होगा एंड दैट परफेक्ट मेजरमेंट इज़ नोन एज ट्रू वैल्यू। और दूसरा जो मेजरमेंट हम लोग करेंगे तो वो मेजरमेंट जो है वो उसकी ट्रू वैल्यू से थोड़ा सा वेरी कर सकता है। तो जो डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू का और हमारे द्वारा की गई मेजरमेंट वैल्यू का, that is called error. So what we can say that the difference between the true value and measured value of a physical quantity, that is called error. ओके, इसको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमारे घर में एक वोल्टेज सप्लाई आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड 222 वोल्ट। सो किसी ने बोला कि मुझे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजरमेंट करके बताइए। हम लोगों ने जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको राउंड ऑफ किया और बोला कि 220 वोल्ट। तो यहाँ पे जो ट्रू वैल्यू थी वो थी 222 वोल्ट, और 220 वोल्ट जो है वो हमारे द्वारा की गई मेजर्ड वैल्यू है। तो यहाँ पे जो एरर आएगा हमारे पास में, दैट इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, इज कॉल्ड एरर। तो ट्रू वैल्यू थी हमारे पास में 222 वोल्ट और हम लोगों ने बताया 220 वोल्ट। तो यहाँ पे जो एरर आ गया दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट का जो है यहाँ पे एरर हम लोगों को देखने को मिलता है। बेसिकली एरर जो है वो दो प्रकार के होते हैं। सो एरर बेसिकली टू टाइप्स। एक हमारा कहलाता है वो एरर जो किसी सिस्टम की वजह से होता है, मीन्स जिस एरर के लिए कोई हमारा सिस्टम रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। सेकंड वन, जो एरर किसी सिस्टम की वजह से ना होके किसी अननोन सोर्स की वजह से होता है, दैट इज़ कॉल्ड रैंडम एरर। तो यदि हम लोग सिस्टमेटिक एरर की बात करते हैं तो सिस्टमेटिक एरर के हमारे पास में 5 तरीके से सिस्टमेटिक एरर हो सकता है। तो पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिस्टमेटिक एरर, दैट इज फर्स्ट वन जो आएगा दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकंड आएगा हमारे पास में पर्सनल एरर। थर्ड वन आएगा हमारे पास में इम्परफेक्ट टेक्निक। एंड फोर्थ वन हमारे पास में आएगा एक्सटर्नल कोज। फिफ्थ वन दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। These are the 5 methods which are responsible for the systematic error. One by one, let us have a look. So we are going to discuss each of them. So we are going to take first one, that is called instrumental error. तो एक ऐसा एरर जो किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से होगा, ठीक है। द एरर विच हैपन ड्यू टू द फॉल्ट इंस्ट्रूमेंट। The error which is happened due to the faulty instrument.
हाउ ए इंस्ट्रूमेंट कैन बी फॉल्टी, किस तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें एरर आ सकता है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास में एक स्केल है, उस स्केल के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से एक स्केल है जो हमारे पास में 10 सेंटीमीटर का है। इस स्केल को हम लोगों ने काफ़ी लॉन्ग समय तक यूज़ किया है। लेट मी से दैट इसको मैंने 10 से 15 साल तक यूज़ किया है। तो हम लोग ये जानते हैं कि जैसे जैसे किसी स्केल को हम लोग यूज़ करेंगे तो पॉसिबिलिटीज़ है कि वो स्केल जो हो घिसना शुरू हो जाता है। तो अब ये जो स्केल है ये घिस के कुछ इस तरीके का हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जो ये जीरो पहले यहाँ पे होने वाला था, ये जीरो मूव होके कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कि अभी जो हमारा अजम्पशंस है वो जीरो उसके इनिशियल पॉइंट से, जो कि पहले जीरो यहाँ माना जाता था, इसका इतना पोर्शन जो है ये घिस गया है। ठीक है, दिस पोर्शन जो है ये घिस गया है, जिसकी वजह से अभी जो स्केल है जिसकी ओरिजिनल साइज़ यहाँ से लेके यहाँ तक थी, अभी उसकी ओरिजिनल साइज़ यहाँ से लेके यहाँ तक की हो गई। तो जब हम लोग ये जो गैप हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ये वाला गैप, इस गैप को हम लोग बोलेंगे एरर। क्योंकि यदि हम लोग किसी चीज़ को एक लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद में इसी स्केल से मेजरमेंट करेंगे तो उस मेजरमेंट में इतना जो गैप है, ये गैप हम लोगों को हमेशा एरर देगा। तो ये एरर जो है हम लोगों को देखने को मिला, दैट इज़ कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा कि मान लीजिए एक वायर है जिसका हम लोग रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना चाहते हैं। वी वांट टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। हम लोग ये जानते हैं कि जो वायर होगा उसको हम लोगों ने मान लीजिए इस तरीके से, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू यहाँ पे एक वायर जो है वो हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है, और इस वायर का हम लोग रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना चाहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक इस वायर की एक लेंथ है। ठीक है, मैं एक एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करता हूँ एक एग्जैक्ट रिजल्ट लेने के लिए, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि ये वायर जो है ये टूट सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोगों ने पहली बार इस एक्सपेरिमेंट को यूज़ किया और यूज़ करने के बाद में कैलकुलेट किया कि इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है। लेकिन यदि इसी वायर को हम लोग कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे तो पॉसिबिलिटीज़ है कि ये वायर ब्रेक हो जाए यहाँ से, मे बी यहाँ से लेके यहाँ तक, इतनी सिचुएशन जो है ये मानिए कि वायर यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रेक हो जाए। तो अभी हम लोग ये जानते हैं कि यदि मैं एक नया एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ और इसी वायर को यूज़ करना चाहता हूँ, बिकॉज ऑफ जब ये वायर पूरा था तो उस टाइम पे मुझे ये पता था कि इसका रेजिस्टेंस 20 ओम है। लेकिन दूसरा केस ये मानिए कि लंबे समय तक इसी वायर को यूज़ करने के कारण ये वायर यहाँ से यहाँ तक टूट गया और हमने इस वायर को स्ट्रेच किया, इस वायर को स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करके फिर से एक नए एक्सपेरिमेंट में हम इसको यूज़ करना चाहते हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि पहले इसकी लेंथ जो है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर थी, तो मे बी इसकी जो लेंथ है वो अभी 4.5 सेंटीमीटर रह गई होगी। तो इसका जो नया रेजिस्टेंस आएगा इस वायर का, वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो कि पुराना रेजिस्टेंस था उससे कुछ ही चेंज आएगा और उसके अंदर एरर हम लोगों को देखने को मिलेगा। मान लीजिए इसका नया रेजिस्टेंस आ गया 19 ओम फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे जो एरर आ गया दैट इज़ कॉल्ड ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। यहाँ पे 1 ओम का जो है हम लोगों को एरर देखने को मिलेगा। फिर से देखिए, पहले एक रेजिस्टेंस था एक वायर का जिसका 20 ओम था, एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम था। अभी उस वायर को लंबे समय तक यूज़ करने का मान लीजिए वायर जो है यहाँ से टूट गया। ठीक है, अब हम लोग ये जानते हैं वायर टूट गया तो उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम हो जाएगी। हमने इसी वायर को, जो वायर टूट गया था, इसी वायर को थोड़ा सा स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करके फिर से उसी 2 पॉइंट के ऊपर लगा दिया।
ठीक है। लेकिन अभी ये जो स्ट्रेच करने के बाद में ये जो वायर का भाग था, ये वायर का भाग उसके अंदर शामिल नहीं है, दैट मीन्स उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई होगी और अभी ये 19 ओम मिल गया। लेकिन अभी भी हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं कि रेजिस्टेंस कितना होगा, 20 ओम। तो दैट इज कॉल्ड 20 माइनस एक्चुअल वैल्यू थी 19 उसकी मेजर्ड वैल्यू अभी। तो एरर कितना आ जाएगा, 1 ओम का उसके अंदर एरर हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है। दूसरी टेक्निक देखिए, इम्परफेक्ट टेक्निक। सेकेंड मेथड इज इम्परफेक्ट टेक्निक। बच्चों मान लीजिए हमारे पास में ये एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग से जो है एक बोब लटका हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हम लोगों ने इस स्ट्रिंग की लेंथ मेजरमेंट करनी है। तो हम लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक इस स्ट्रिंग की लेंथ मेजरमेंट की और वो आ गई हमारे पास में 5 सेंटीमीटर। ये वैल्यू जो है कुछ भी हो सकती है, हम लोग एज्यूमिंग कर रहे हैं वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। और हमने बोला कि इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो आ गई 5 सेंटीमीटर। लेकिन यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये जो बॉब है इसके सेंटर पॉइंट तक, मतलब कि इस पॉइंट तक ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ गई हुई है। मतलब कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लीजिए ये डिस्टेंस हमारे पास में 2 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल। तो हमारा जो मेजरमेंट था वो होना चाहिए था एक्चुअल वैल्यू में 5 प्लस का 2 7 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इस जो रेडियस वाली जो लेंथ है इस लेंथ को इग्नोर कर दिया और हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक इस लेंथ का मेजरमेंट ही कर लिया। तो ये इम्परफेक्ट टेक्निक क्यों कहलाता है, क्योंकि हमें एक्चुअल टेक्निक नहीं पता कि जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लेना है वो कहाँ से लेके कहाँ तक लेना है। तो यहाँ पे जो 7 सेंटीमीटर आ गया वो हमारे पास में ट्रू वैल्यू है और जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है वो हम लोगों ने क्योंकि 5 तक माना है इसलिए 5 सेंटीमीटर मेजर्ड वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे एरर जो आएगा वो आएगा ट्रू वैल्यू माइनस की मेजर्ड वैल्यू, दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे हम लोगों को एरर देखने को मिलेगा। ठीक है। थर्ड वन देखिए, ओके थर्ड वन है हमारे पास में पर्सनल एरर। पर्सनल एरर एक ऐसा एरर जो किसी पर्सन की वजह से होता है। ठीक है। मान लीजिए हमारे पास में एक सिंपल पेंडुलम है और ये सिंपल पेंडुलम जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे जाता है और फिर लौट के आता है और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे जाता है और फिर लौट के आता है। तो हमने बोला कि ये अपनी जाने में आने में दैट इज़ कॉल्ड, ये अपनी एक कंप्लीट साइकिल करने में कितना टाइम लेता है। वी वांट टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम टू कंप्लीट देयर वन साइकिल। तो एक बच्चा जो है वो यहाँ से जो है यहाँ से स्टॉप वॉच को उसने ऑन किया। कब ऑन किया, जैसे पेंडुलम जो है यहाँ से शुरू होता है इधर मूव करने के लिए। तो पेंडुलम इधर मूव कर रहा है, स्टॉप वॉच ऑन है, पेंडुलम यहाँ तक मूव कर रहा है, अभी भी स्टॉप वॉच ऑन है। उस बच्चे को जब पेंडुलम यहाँ पहुँचेगा उस टाइम पे स्टॉप वॉच जो है वो ऑफ करनी थी। लेकिन मे भी प्रोबेबिलिटी है कि वो स्टॉप वॉच को यहाँ पे ऑफ कर सकता है या फिर स्टॉप वॉच को यहाँ पे ऑफ कर सकता है। तो ये जो टाइम पीरियड आएगा स्टॉप वॉच को बिफोर ऑफ करने का या इस पॉइंट के आफ्टर ऑफ करने का, फिर से इस पॉइंट से बिफोर ऑफ करने का या इस पॉइंट से आफ्टर ऑफ करने का, दैट विल बिकम एरर। ठीक है। तो हेयर स्टॉप वॉच कैन बी ऑन एंड ऑफ, हेयर स्टॉप वॉच कैन बी ऑन एंड ऑफ बिफोर द mean positions of bob, mean positions of the bob, that is called bob। ओके। एक और देखिए, हम सब लोग जो है बाइक चलाते हैं, बाइक का जो मीटर होता है इस तरीके से हमारे पास में रीडिंग जो है उस मीटर के ऊपर
लिखी रहती है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इस तरीके से हमारे पास में बाइक के अंदर मीटर पे रीडिंग लिखी हुई है। ये जो मेजरमेंट है, मान लीजिए हमारी बाइक की स्पीड यहाँ पे है, तो जो स्पीडोमीटर है उसकी सुई यहाँ पे है, जो स्पीडोमीटर है उसकी सुई हमारे पास यहाँ पे। तो यदि हम लोग इधर साइड से मतलब तिरछा होकर सुई को देखेंगे तो ये सुई हमको यहाँ पे ना दिख के इस पोजीशन पे दिखाई देती है। ठीक है, तो ये उसकी एक्चुअल पोजीशन थी और ये यहाँ पे जो हम लोगों को वो सुई जो है दिखाई देती है। लेकिन यदि हम लोग उसी सुई को, इस वाली जो ओरिजिनल सुई एक्चुअल पोजीशन वाली, इसको इधर से देखेंगे तो ये जो सुई हम लोगों को इधर से दिखाई देती है। तो ये जो उसका एक्चुअल प्लेस पे ना होना जो हमको फील हो रहा है, देखिए ये उसका एक्चुअल प्लेस है और हमको इधर से देखने पे ये फील हो रहा है, इधर से देखने पे ये फील हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एरर। ठीक है, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये है 50 या 5, फॉर एग्जांपल ओरिजिनल पोजीशन उसकी 5, तो ये रहा होगा 4 और ये रहा होगा 6। तो यहाँ पे जो एरर आएगा दैट इज़ कॉल्ड 5 माइनस का 6, दैट इज़ कॉल्ड माइनस का 1, और यहाँ पे आएगा 5 माइनस का 4, दैट इज़ इक्वल टू +1। तो यहाँ पे जो टोटल एरर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास में 2 का। देखो बच्चों, यहाँ पे -1 और +1 जो हो जीरो मत करना, क्योंकि जो माइनस का साइन है नेगेटिव इंडिकेट्स द अपर स्पीड ऑफ द स्पीडोमीटर, ठीक है, फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन। ठीक है, फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन, क्योंकि हम लोग जब एरर निकालते हैं तो एरर निकालने का तरीका हमारे पास में ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू 5 थी और मेजर्ड वैल्यू 6 थी, इसलिए जो है -1 आया है। तो -1 सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि उससे अबोव था, ना कि वो ये इंडिकेट करेगा कि -1 और +1 करके हम लोग जीरो कर दें, नहीं, वो हमेशा जो है 2 ही काउंट होगा, क्योंकि एरर्स कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, ओके। फोर्थ वन हमारे पास में आता है एक्सटर्नल कोज। फोर्थ वन दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कोज। बच्चों, हम लोग ये जानते हैं कि कुछ ऐसे फिनोमिना होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसे कि किसी जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाना, किसी जगह पे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाना। ठीक है, सुबह के टाइम पे इन्वायरमेंट में जो एटमॉस्फेयर है वो किसी डिफरेंट टाइप का होना, जैसे बादल होना, दोपहर में हो सकता है बहुत ज़्यादा धूप पड़ना, या हो सकता है दोपहर में बादल हो जाना, सुबह जो है हल्की हल्की ठंडी रहना। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। ठीक है, तो सम ऑफ द थिंग्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाई आवर सेल्फ, सम थिंग्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। तो बच्चों, आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा 10th क्लास में, या पढ़ा होगा ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ के जो एक्सप्रेशन था उसके अकॉर्डिंग भी इज इक्वल टू हमारे पास में IR आता था, और यहाँ पे लिखा जाता था टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया। ठीक है, मान लीजिए आप लोगों ने मॉर्निंग में एक्सपेरिमेंट शुरू किया, और जब आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया मॉर्निंग में, उस टाइम पे जो टेम्परेचर था, जस्ट एन एग्जांपल 15 डिग्री सेल्सियस था। एक्सपेरिमेंट करते करते आपको टाइम लगा और आफ्टरनून तक आप पहुंच चुके हो, और आफ्टरनून हुआ तो ये टेम्परेचर जो हो गया 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमारा जो एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट था इस एक्सपेरिमेंट्स का, ओम्स लॉ का, वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था किसके हिसाब से? 15 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से। लेकिन जब हमारा रिजल्ट आएगा तो जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट से हमारा जो टेम्परेचर वो चेंज हो चुका है, कितना? 35 डिग्री सेल्सियस से। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो 15 डिग्री सेल्सियस से चेंज होके 35 डिग्री सेल्सियस से हो चुका है। मतलब कि जो रिजल्ट है उसके अंदर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक है, इफ़ेक्ट इन रिजल्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि टेम्परेचर किसी भी रिजल्ट को कैसे इफेक्ट कर सकता है। तो बच्चों, हम लोगों ने ये पढ़ा है, इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीजेज देन द वायर रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीजेज। व्हाट वी स्टडीड, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग
वायर रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। इसलिए जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो चेंज हो सकता है। तो ये जो एरर है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कोज। आगे देखिए बच्चों, फिफ्थ वन जो है दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। बच्चों कुछ लोग ये बोलते हैं कि जो हमारा वीडियो है वो लंबा हो जाता है। एक्चुअली वीडियो लंबा नहीं होता है, एक टॉपिक होता है, चाहे फिर वो टॉपिक 10 मिनट में कंप्लीट हो या 15 मिनट में कंप्लीट हो या फिर 25 मिनट में कंप्लीट हो, एक टॉपिक हम लोगों को कंप्लीट करना होता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा आप इसके लिए मुझे कोऑर्डिनेशन कीजिएगा। आप वीडियो को आप पार्ट्स में देख लीजिएगा, एक पार्ट्स में, दो पार्ट्स में, लेकिन उसको देखिएगा ज़रूर, क्योंकि अभी जिस हिसाब से एजुकेशन चल रही है, क्लास रूम वगैरह अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, आप लोग मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कीप इट। जो आपका स्ट्रगल है आप उसको बनाए रखिएगा, बहुत अच्छी उम्मीद है। लिस्ट काउंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लीजिए बच्चों हमारे पास में एक स्केल है, और ये जो स्केल है इसके ऊपर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इस तरीके से। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो स्केल है वो मिनिमम कितना डाटा को काउंट कर सकता है? तो आंसर है कि यह जो डाटा है ये 1 पे काउंट होगा, और 1 के बाद में जो डाटा जो है वो 2 पे काउंट होगा। ठीक है, यहाँ पे जो स्केल है उसका जो लीस्ट काउंट है वो है 1, मतलब कि अगला जो डाटा हम लोग काउंट करने वाले हैं वो सीधा सीधा 1 के ऊपर चेंज करने को हमको मिलेगा। जैसे कि 2 से सीधा 3 हो जाएगा, 3 से सीधा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मिनिमम काउंटिंग है इस स्केल की वो है 1। मान लीजिए हम लोगों को ये डाटा मेजरमेंट करना है, और हमने कोई मेजरमेंट करने के बाद में हमारे पास में आ गई वैल्यू यहाँ पे, किसी स्केल से हम लोगों ने कोई मेजरमेंट किया और वैल्यू आ गई हमारे पास में यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को राउंड ऑफ करके 7 लिख देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से यदि कोई वैल्यू हमारे पास में मेजरमेंट किया और वो वैल्यू आ गई हमारे पास में यहाँ पे, तो इस वैल्यू को भी हम लोगों ने राउंड ऑफ किया और क्या लिख दिया, 7। ठीक है, ओके। अभी देखिए एक दूसरा स्केल में लेता हूँ, और ये जो स्केल है ये एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक पॉइंट से लेके मतलब 1 लिस्ट काउंट से लेके दूसरे लिस्ट काउंट तक ये जो है एक काउंटिंग का 1/10 पार्ट तक दिखाता है। मतलब यदि ये 1 सेंटीमीटर दिखाता है तो ये 1 सेंटीमीटर का 1/10 दिखाता, मतलब एक जो इसमें एरर होगा वो उसका 1 मिलीमीटर होगा, मतलब 1 सेंटीमीटर का 1/10 तक जो है ये लिस्ट काउंटिंग कर सकता है। तो यदि इसी डाटा को मैं इस स्केल के ऊपर मेजरमेंट करना चाहता हूँ, तो देखिए हम लोगों ने केस फर्स्ट लिया, जब मेजरमेंट किया था कोई वैल्यू हमारे पास में 7 के यहाँ पे आई थी। जब इसी वैल्यू को यदि हम लोग इस स्केल के ऊपर काउंट करेंगे तो ये आएगा 7.1, तो दैट इज इक्वल टू 7.1। ये जो हम लोगों ने यहाँ पे 6.8 माना था जिसको हम लोग 7 कर रहे थे, क्योंकि राउंड ऑफ करके उसको 7 कर रहे थे, यदि इस स्केल के हिसाब से हम लोग काउंट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास में 6.8। तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज कॉल्ड 8 और 3 11 और 6 माइनस 6 0। तो यहाँ पे जो हम लोग राउंड ऑफ कर रहे थे तो लिस्ट काउंट की वजह से जो हमारे पास में दोनों वैल्यू जो थी इस वैल्यू में और इस दोनों जो वैल्यू थे हमारे पास में इस वैल्यू में और इस वैल्यू में, जो दोनों हम लोगों ने 7 मान ली थी, उसके अंदर हम लोगों को एरर देखने को मिला और वो एरर आया हमारे पास में 0.3। ओके, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, ये जो एरर है ये हमारे पास में रेगुलर एरर है। जैसे कि यदि हम लोग कंटिन्यूसली इस स्केल को, जो घिसा हुआ स्केल को है उसको कंटिन्यूसली यूज करते रहेंगे, तो जितनी बार भी हम उस सिस्टम के लिए उस स्केल को यूज करेंगे हमेशा सिस्टम के अंदर हम लोगों को एरर देखने को मिलेगा, मतलब कि रेगुलरली वो एरर हम लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कि बच्चों एक मशीन है जिसके ऊपर आप वेट मेजरमेंट करना चाहते हो। मान लीजिए आप लोग ये जानते हो कि आपका वेट 50 kg है,
ओके। तो यदि आप 50 केजी आप जानते हो और उस मशीन के ऊपर आप अपना वेट मेजरमेंट करना चाहते हो, वे मशीन जो है वो आपको दिखाती है 45 केजी वेट, तो आप लोग ये समझ जाते हो कि मशीन के अंदर जो एरर है वो 5 का है। आप मशीन के ऊपर से उतरे, फिर से उसके ऊपर वेट मेजरमेंट करने के लिए चढ़े, तो आपने देखा कि अभी भी वेट कितना है, 45 है। तो आप जब कभी भी उस मशीन के ऊपर वेट मेजरमेंट करोगे तो हमेशा वो 5 का एरर दिखाएगी। जैसे किसी का 55 है तो उसका 50 दिखाएगी, किसी का 60 है तो उसका 55 दिखाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि उस मशीन के अंदर होने वाला जो एरर है वो हमेशा रेगुलर होगा। जैसे कि यदि मैं इस वायर को, जो वायर टूट गया था, इस वायर को फिर से मैं किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करता रहूँगा टूटे हुए वायर को, तो कंटिन्यूसली मुझे एरर मिलता रहेगा। जैसे कि जो हमारी जो लेंथ है, यदि मैं कंटिन्यूसली इसको 5 सेंटीमीटर ही लेंथ मेजरमेंट करके करता रहूँगा तो कंटिन्यूसली मुझे फिर से एरर मिलेगा। कहने का मतलब ये बच्चों, ये जो एरर है ये हमारे पास में रेगुलर एरर है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, ये जो एरर है इनमें हमें ये पता है कि एरर कहाँ पे हो सकती है। जैसे हम लोगों को यहाँ पे पता है कि ये जो एरर है ये इसमें 2 सेंटीमीटर नहीं लिया इसलिए आ रही है। ठीक है, ये जो एरर है इसलिए आ रही है क्योंकि जो वायर था उसका ओरिजिनल लेंथ ये था, अब हम लोगों ने लेंथ ये ले लिया है, उसका रेजिस्टेंस ये हो गया, इसलिए आ रही है। ये जो एरर है ये इसलिए आ रही है क्योंकि स्केल जो है वो घिस गया है। तो बच्चों इन एरर्स में हम लोगों को ये पता है कि प्रॉब्लम से कहाँ पे है, सोर्स से एरर का क्या है। इसलिए ये जो एरर है इन एरर्स को हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। तो दिस एरर्स कैन बी करेक्टेड this error can be corrected on correcting the system। यहाँ पे हम लोगों को पता है कि एरर कहाँ से हो रही है, तो एरर सोर्स इज नोन एंड दीज आर रेगुलर एरर। दीज आर रेगुलर एरर्स। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत अच्छे से आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो। आई रियली अप्रिशिएट यू। थैंक यू वेरी मच।